टोटेनहॉर्ट्स के साथ परेशानी। एमरल्ड सिटी से एक दिन की यात्रा के बाद साहसी लोगों का ये छोटा समूह जैक पंपकिनहेड के घर पहुंचा, जो एक विशाल कद्दू के खोल से बना एक घर था। जैक ने इसे खुद बनाया था और उसे इस पर बहुत गर्व था। वहां एक दरवाजा था और कई खिड़कियां थीं, और ऊपर से एक स्टोव पाइप लगा हुआ था जो अंदर एक छोटे से स्टोव से निकलता था। दरवाजे तक पहुंचने के लिए 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं और वहां एक अच्छा फर्श था जिस पर कुछ फर्नीचर रखे हुए थे जो काफी आरामदायक थे। ये निश्चित है कि जैक पंपकिनहेड यदि चाहता तो उसके रहने के लिए इससे भी बेहतर घर होता, क्योंकि ओज़मा उस मूर्ख व्यक्ति से प्यार करती थी जो उसका सबसे पहला साथी था, लेकिन जैक को अपना कद्दू वाला घर अधिक पसंद था, क्योंकि वह उसके लिए बहुत उपयुक्त था और इस मामले में वह इतना मूर्ख भी नहीं था। इस असाधारण व्यक्ति का शरीर लकड़ी से बना था। इस उद्देश्य के लिए विभिन्न आकारों के पेड़ों की शाखाओं का उपयोग किया गया था। इस लकड़ी के ढांचे को लाल शर्ट से ढका गया था जिसमें सफेद धब्बे थे, नीली पतलून, एक पीली बनियान, हरे और सुनहरे रंग की जैकेट और मोटे चमड़े के जूते। गर्दन एक नुकीली छड़ी थी जिस पर कद्दू का सिर रखा गया था, और कद्दू की त्वचा पर आंखें, कान, नाक और मुंह उकेरे गए थे, बिल्कुल एक बच्चे के जैको लालटेन की तरह है। इस दिलचस्प रचना का घर एक विशाल कद्दू के खेत के बीच में था, जहां बेलें बहुतायत में उगती थीं और असाधारण आकार के कद्दूओं के साथ साथ छोटे आकार के कद्दू भी पैदा करती थीं। बेलों पर अब पकने वाले कुछ कद्दू लगभग जैक के घर जितने बड़े थे, और उसने डोरोथी से कहा कि वह अपनी हवेली में एक और कद्दू जोड़ने का इरादा रखता है। यात्रियों का इस अनोखे निवास में गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें रात वहीं बिताने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। पैचवर्क गर्ल जैक में बहुत दिलचस्पी रखती थी और उसे प्रशंसा भरी नज़रों से देखती थी। तुम बहुत सुंदर हो, उसने कहा, परंतु बिजुका जितने सुंदर नहीं। ये सुनकर जैक ने मुड़कर बिजुका की आलोचनात्मक जांच की, और उसके पुराने दोस्त ने चालाकी से उसकी ओर एक रंगी हुई आंख झपकाए। स्वाद का कोई हिसाब नहीं है, कद्दू मुखिया ने आह भरते हुए कहा। एक बार एक बूढ़े कौवे ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत आकर्षक हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो पक्षी गलत हो। फिर भी मैंने देखा है कि कौवे आमतौर पर बिजुका से बचते हैं, जो अपने तरीके से बहुत ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन भरवां है। मैं भरवां नहीं हूँ, आप देखेंगे, मेरा शरीर अच्छा ठोस हिकौरी है। मुझे स्टफिंग बहुत पसंद है, पैचवर्क गर्ल ने कहा। ठीक है, जहाँ तक बात है, मेरे सिर में कद्दू के बीज भरे हुए हैं, जैक ने कहा। मैं उन्हें दिमाग के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और जब वे ताज़े होते हैं तो मैं बुद्धिमान होता हूँ। अभी, मुझे ये कहते हुए खेद है, मेरे बीज थोड़े खड़खड़ा रहे हैं, इसलिए मुझे जल्द ही दूसरा सिर लेना होगा। ओह, क्या आप अपना सिर बदलते हैं? ओज़ो ने पूछा। हाँ, ये तो पक्का है। कद्दू स्थायी नहीं होते, ये और भी दुखद है, और समय के साथ वे खराब हो जाते हैं। इसलिए मैं इतने बड़े खेत में कद्दू उगाता हूँ ताकि जब भी ज़रूरत हो, मैं एक नया कद्दू चुन सकूँ। इन पर चेहरे कौन बनाता है? लड़के ने पूछा। मैं खुद भी ऐसा करता हूँ। मैं अपना पुराना सिर उतारता हूँ, उसे अपने सामने एक मेज़ पर रखता हूँ, और चेहरे का इस्तेमाल एक पैटर्न के रूप में करता हूँ। कभी कभी मेरे द्वारा बनाए गए चेहरे दूसरों से बेहतर होते हैं, ज़्यादा भावपूर्ण और खुशमिजाज, आप जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे औसत रूप से बहुत अच्छे होते हैं। यात्रा पर निकलने से पहले डोरोथी ने अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक बैग में पैक कर ली थीं, और इस बैग को बिजुका ने अपनी पीठ पर बांध लिया। छोटी लड़की ने एक सादी गिंघम ड्रेस और चेक वाला सनबोनेट पहना था, क्योंकि उसे पता था कि ये यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ओज़ो भी अपनी टोकरी साथ लाया था, जिसमें ओज़मा ने स्क्वायर मील टैबलेट की एक बोतल और कुछ फल डाले थे। लेकिन जैक पंपकिनहेड ने अपने बगीचे में कद्दू के अलावा बहुत सी चीज़ें उगाई थीं, इसलिए उसने उनके लिए एक बढ़िया सब्जी का सूप पकाया और डोरोथी, ओज़ो और टोटो को, जिन्हें इसे खाने की ज़रूरत थी, एक कद्दू पाई और कुछ हरा पनीर दिया। बिस्तर के लिए उन्हें मीठी सूखी घास का उपयोग करना चाहिए जिसे जैक ने कमरे के एक तरफ बिखेर दिया था, लेकिन इससे डोरोथी और ओज़ो बहुत संतुष्ट हो गए। टोटो, जाहिर है, अपनी छोटी मालकिन के बगल में सोता था।
बिजुका, स्क्रैप्स और कद्दू का सिर थकता नहीं था और उन्हें सोने की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए वे पूरी रात साथ बैठे रहे और बातें करते रहे। लेकिन वे घर के बाहर चमकते तारों के नीचे रहे और धीमी आवाज में बात करते रहे ताकि सोने वालों को परेशान न करें। बातचीत के दौरान बिजुका ने एक अंधेरे कुएं की उनकी खोज के बारे में बताया और जैक से सलाह मांगी कि इसे कहाँ खोजा जाए। कद्दू मुखिया ने मामले पर गंभीरता से विचार किया। यह एक कठिन काम होगा, उन्होंने कहा, और यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं कोई भी साधारण कुआं लेता और उसे घेर देता ताकि वह अंधेरा हो जाए। मुझे डर है कि ऐसा नहीं होगा, बिजुका ने जवाब दिया। कुआं प्राकृतिक रूप से अंधेरा होगा और पानी ने कभी दिन का प्रकाश नहीं देखा होगा, अन्यथा जादू का जादू बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। आपको कितना पानी चाहिए? जैक ने पूछा। एक गिल। एक गिल कितने का है? क्यों, गिल तो गिल ही है, बिजुका ने उत्तर दिया, जो अपनी अज्ञानता प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। मुझे पता है, स्क्रैप्स चिल्लाया। जैक और जिल पहाड़ी पर गए थे। नहीं नहीं, ये गलत है, बिजुका बीच में बोला। मुझे लगता है कि दो तरह के गिल्स होते हैं, एक लड़की होती है और दूसरी एक गिल्ली फ्लोवर, जैक ने कहा। नहीं, एक उपाय। कितना बड़ा उपाय? ठीक है, मैं डोरोथी से पूछूंगा। अगली सुबह उन्होंने डोरोथी से पूछा और उसने कहा, मैं सिर्फ इतना ही नहीं जानता कि एक गिल कितना होता है, बल्कि मैं एक सोने की कुप्पी भी लाया हूँ जिसमें एक पिंट आ सकता है। यह एक गिल से ज्यादा है, मुझे यकीन है, और कुटिल जादूगर इसे अपने हिसाब से नाप सकता है। लेकिन जो बात हमें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, जैक, वह है कुआं ढूंढना। जैक ने चारों ओर के परिदृश्य को देखा, क्योंकि वह अपने घर के द्वार पर खड़ा था। ये समतल देश है, इसलिए तुम्हें यहाँ कोई अंधेरा कुआं नहीं मिलेगा, उसने कहा। तुम्हें पहाड़ों में जाना होगा, जहाँ चट्टानें और गुफाएं हैं। और वह कहाँ है? ओजो ने पूछा। क्वाडलिंग कंट्री में, जो यहाँ से दक्षिण में है, बिजुका ने उत्तर दिया। मैं हमेशा से जानता था कि हमें पहाड़ों पर जाना चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया है, डोरोथी ने कहा। लेकिन हे भगवान, क्वाडलिंग देश खतरों से भरा है, जैक ने घोषणा की। मैं खुद कभी वहां नहीं गया, लेकिन मैंने किया है, बिजुका बोला। मैंने उन खूंखार हेमरहेड्स का सामना किया है, जिनके पास कोई हाथ नहीं है और जो आपको बकरी की तरह पीटते हैं, और मैंने लड़ाकू पेड़ों का सामना किया है, जो आपको पीटने और कोड़े मारने के लिए अपनी शाखाओं को नीचे झुकाते हैं, और वहां मेरे कई अन्य रोमांच भी थे। यह एक जंगली देश है, डोरोथी ने गंभीरता से टिप्पणी की, और अगर हम वहां जाते हैं तो हमें निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें अंधेरे कुएं से पानी की एक बूंद चाहिए तो हमें वहां जाना ही होगा। इसलिए उन्होंने कद्दू के सिर को अलविदा कहा और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब सीधे दक्षिण देश की ओर बढ़ रहे थे, जहां पहाड़ और चट्टानें और गुफाएं और बड़े पेड़ों के जंगल थे। उसकी भूमि का ये हिस्सा, जबकि यह ओज़मा का था और उसकी निष्ठा का ऋणी था, इतना जंगली और एकांत था कि कई विचित्र लोग इसके जंगलों में छिप गए और अपने तरीके से रहते थे, बिना ये जाने कि उनके पास एमरल्ड सिटी में एक शासक था। अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो ये जीव कभी भी ओस के बाकी निवासियों को परेशान नहीं करते, लेकिन जो लोग उनके क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, उन्हें उनसे कई खतरों का सामना करना पड़ता था। जैक पंपकिनहेड के घर से क्वाडलिंग कंट्री के किनारे तक पहुंचने में 2 दिन लगे, क्योंकि न तो डोरोथी और न ही ओजो बहुत तेज चल सकते थे और वे अक्सर आराम करने के लिए सड़क के किनारे रुक जाते थे। पहली रात वे बटरकप और डेजी के बीच चौड़े मैदानों में सोए, और बिजुका ने बच्चों को अपने बैग से एक धुंधले कंबल से ढक दिया ताकि वे रात की हवा से ठिठुर न जाएं। दूसरे दिन शाम को वे एक रेतीले मैदान में पहुंचे जहां चलना मुश्किल था, लेकिन कुछ दूरी पर उन्हें ताड़ के पेड़ों का एक समूह दिखाई दिया, जिसके नीचे कई अजीबोगरीब काले बिंदु थे, इसलिए वे बहादुरी से आगे बढ़ते हुए अंधेरे से पहले उस स्थान पर पहुंच गए और पेड़ों की छतरी के नीचे रात बिताई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, काले बिंदु बड़े होते गए और हालांकि रोशनी कम थी, डोरोथी को लगा कि वे उल्टे बड़े केतली जैसे दिख रहे हैं। इस जगह से ठीक आगे विशाल, दांतेदार चट्टानों का एक ढेर बिखरा हुआ था, जो उनके पीछे पहाड़ों तक बढ़ रहा था।
हमारे यात्रियों ने दिन के उजाले में इन चट्टानों पर चढ़ने का प्रयास करना पसंद किया और उन्होंने महसूस किया कि कुछ समय के लिए यह मैदानों पर उनकी आखिरी रात होगी। जब वे पेड़ों के पास पहुंचे, तब तक शाम ढल चुकी थी, जिसके नीचे वे काली, गोलाकार वस्तुएं थीं जिन्हें उन्होंने दूर से ही चिन्हित कर रखा था। उनमें से दर्जनों चारों ओर बिखरे हुए थे और डोरोथी उनमें से एक के पास झुकी, जो लगभग उसकी ही ऊंचाई का था, ताकि उसे और करीब से देख सके। जैसे ही उसने ऐसा किया, ऊपरी हिस्सा खुल गया और उसमें से एक छोटा सा जीव बाहर निकला, जो हवा में अपनी लंबाई बढ़ाते हुए छोटी लड़की के ठीक बगल में जमीन पर गिर पड़ा। एक और गोलाकार बर्तन जैसे आवाज से बाहर निकला, जबकि अन्य सभी काली वस्तुओं से और भी जीव बाहर निकले, बिल्कुल जंपिंग जैक की तरह जब उनके बक्से खोले जाते हैं, जब तक कि हमारे यात्रियों के छोटे से समूह के चारों ओर 100 से ज्यादा जीव इकट्ठे नहीं हो गए। इस समय तक डोरोथी को पता चल गया था कि वे लोग थे, छोटे और अजीबोगरीब आकार के, लेकिन फिर भी लोग ही थे। उनके बाल सीधे खड़े थे, जैसे तार, और रंग में चमकीले लाल रंग के थे। उनके शरीर नंगे थे, कमर के चारों ओर बंदी खाल के अलावा, और उन्होंने अपने टखनों और कलाइयों पर कंगन, हार और बड़े लटकन वाली बालियां पहन रखी थीं। टोटो अपनी मालकिन के पास बैठ गया और रोने लगा, जैसे कि उसे ये अजीब जीव जरा भी पसंद नहीं थे। स्क्रैप्स ने पॉपिटी के बारे में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, पॉपिटी, जम्पिटी, डम्प। लेकिन किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ओजो बेजुका के करीब रहा और बेजुका डोरोथी के करीब रहा, लेकिन छोटी लड़की ने विचित्र प्राणियों की ओर मुड़कर पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर एक साथ, एक प्रकार के कोरस में दिया, जिसके शब्द इस प्रकार थे, हम लोग खुशमिजाज टोटेनहॉट्स हैं, हमें दिन पसंद नहीं, लेकिन रात में उछल कूद करना, कूदना और खेलना हमारा आनंद है। हम सूर्य से घृणा करते हैं और उससे दूर भागते हैं। चंद्रमा ठंडा और स्पष्ट है, इसलिए इस स्थान पर प्रत्येक टोटेनहॉट इसके प्रकट होने की प्रतीक्षा करता है। हम सब लोग मौज मस्ती से भरे हुए हैं और शरारतों से भी भरे हुए हैं, लेकिन अगर तुम खुश हो और हमारे साथ खेलो तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई, टोटेनहॉट्स, बेजुका ने गंभीरता से कहा। लेकिन आप हमसे यह उम्मीद न करें कि हम पूरी रात आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि हमने पूरा दिन यात्रा की है और हम में से कुछ लोग थके हुए हैं। और हम कभी जुआ नहीं खेलते, पैचवर्क गर्ल ने कहा। ये कानून के खिलाफ है। इन टिप्पणियों का शरारती प्राणियों ने ठहाके लगाकर स्वागत किया और एक ने बेजुका का हाथ पकड़ लिया और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि पुआल का आदमी इतनी आसानी से घूम गया। इसलिए टोटेनहॉट ने बेजुका को हवा में ऊंचा उठाया और उसे भीड़ के सिर के ऊपर फेंक दिया। किसी ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस फेंक दिया, और इस तरह खुशी के नारे लगाते हुए वे बेजुका को इधर उधर फेंकते रहे, मानो वह कोई बास्केटबॉल हो। कुछ ही देर में एक और शैतान ने स्क्रैप्स को पकड़ लिया और उसी तरह उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उन्हें वह बेजुका से थोड़ी भारी लगी, लेकिन फिर भी इतनी हल्की कि उसे सोफे के कुशन की तरह उछाला जा सके, और वे इस खेल का भरपूर आनंद ले रहे थे। तभी डोरोथी, अपने दोस्तों के साथ हो रहे व्यवहार से क्रोधित और आक्रोशित होकर, टोटेनहॉट्स के बीच पहुंची और उन्हें थप्पड़ मारना और धक्का देना शुरू कर दिया, जब तक कि उसने बेजुका और पैचवर्क गर्ल को बचा नहीं लिया और उन्हें अपने दोनों ओर से पकड़ लिया। शायद वह इतनी आसानी से यह जीत हासिल नहीं कर पाती अगर टोटो ने उसकी मदद नहीं की होती, शैतानों की नंगी टांगों पर भौंकते और काटते हुए, जब तक कि वे उसके हमले से भागकर खुश नहीं हो गए। ओजो के लिए, कुछ प्राणियों ने उसे भी उछालने की कोशिश की थी, लेकिन उसके शरीर को बहुत भारी पाकर उन्होंने उसे जमीन पर फेंक दिया और शैतानों की एक पंक्ति उस पर बैठ गई और उसे डोरोथी की लड़ाई में मदद करने से रोक दिया। छोटे बच्चे लड़की और कुत्ते द्वारा हमला किए जाने से बहुत हैरान थे, और एक या दो बच्चे जिन्हें सबसे ज्यादा थप्पड़ मारे गए थे, रोने लगे। फिर अचानक वे सभी एक साथ चिल्लाए और एक झटके में अपने अपने घरों में गायब हो गए, जिनके ऊपरी हिस्से में एक के बाद एक धमाके हुए, जो पटाखों के फटने की तरह लग रहे थे। अब साहसी लोगों ने खुद को अकेला पाया और डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा, क्या किसी को चोट लगी है? मैं नहीं, बेजुका ने उत्तर दिया। उन्होंने मेरे भूसे को अच्छी तरह हिलाया है और उसमें से सारी गांठें निकाल दी हैं।
अब मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और टोटेनहॉट्स के दयालु व्यवहार के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, स्क्रैप्स ने कहा। दिन भर चलने से मेरी कॉटन स्टफिंग काफ़ी ढीली हो गई थी और उन्होंने इसे इतना ढीला कर दिया है कि मैं सॉसेज की तरह मोटा महसूस करने लगा हूँ। लेकिन खेल थोड़ा कठोर था और जब आपने हस्तक्षेप किया तो मैं इससे काफ़ी थक गया था। ओजो ने कहा, उनमें से 6 मेरे ऊपर बैठ गए, लेकिन चूंकि वे बहुत छोटे थे, इसलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा चोट नहीं पहुंचाई। तभी उनके सामने वाले घर की छत खुली और टोटेनहॉट ने बहुत सावधानी से अपना सिर बाहर निकाला और अजनबियों की ओर देखा। क्या तुम मजाक नहीं समझ सकते? उसने झिड़कते हुए पूछा, क्या तुम में जरा भी मजा नहीं है? अगर मुझमें ऐसा कोई गुण होता, बिजुका ने उत्तर दिया, तो तुम्हारे लोग मुझमें से उसे निकाल देते। लेकिन मैं द्वेष नहीं रखता। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, स्क्रैप्स ने कहा। यानी, अगर तुम इसके बाद भी अच्छा व्यवहार करो। बस थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, बस इतना ही, टोटेनहॉट ने कहा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि हम अच्छा व्यवहार करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या तुम अच्छा व्यवहार करोगे। हम पूरी रात यहाँ बंद नहीं रह सकते, क्योंकि यह हमारा खेलने का समय है। नहीं, हम बाहर आकर किसी जंगली जानवर द्वारा चबाए जाने या किसी गुस्सैल लड़की द्वारा थप्पड़ खाए जाने की परवाह करते हैं। उस थप्पड़ से 60 की तरह दर्द होता है। मेरे कुछ लोग इसके बारे में रो रहे हैं। इसलिए यह प्रस्ताव है, तुम हमें अकेला छोड़ दो और हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। आपने इसकी शुरुआत की, डोरोथी ने कहा। ठीक है, तुमने इसे खत्म कर दिया है, इसलिए हम इस मामले पर बहस नहीं करेंगे। क्या हम फिर से बाहर आ सकते हैं? या तुम अभी भी क्रूर और फूहड़ हो? बताओ हम क्या करेंगे, डोरोथी ने कहा। हम सब थक गए हैं और सुबह तक सोना चाहते हैं। अगर तुम हमें अपने घर में घुसने दोगे और दिन निकलने तक वहीं रहने दोगे, तो तुम बाहर जितना चाहो खेल सकते हो। यह एक सौदा है। टोटेनहॉट उत्सुकता से चिल्लाया और उसने एक अजीब सी सीटी बजाई जिससे उसके लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जब उनके सामने वाला घर खाली था, तो डोरोथी और ओजो छेद पर झुके और अंदर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाई क्योंकि यह बहुत अंधेरा था। लेकिन अगर टोटेनहॉट पूरे दिन वहां सोते थे तो बच्चों को लगता था कि वे रात में वहां सो सकते हैं, इसलिए ओजो ने खुद को नीचे उतारा और पाया कि यह बहुत गहरा नहीं था। वहां सब जगह एक नर्म तकिया है, उसने कहा। अंदर आ जाओ। डोरोथी ने टोटो को लड़के को सौंप दिया और फिर खुद भी अंदर चढ़ गई। उसके बाद स्क्रैप्स और स्केरक्रो आए, जो सोना नहीं चाहते थे, लेकिन शरारती टोटेनहॉट्स के रास्ते से दूर रहना पसंद करते थे। गोल्डन में कोई फर्नीचर नहीं था, लेकिन फर्श पर मुलायम तकिए बिखरे हुए थे और उन्हें लगा कि ये बहुत आरामदायक बिस्तर हैं। उन्होंने छत में छेद बंद नहीं किया, बल्कि हवा के लिए इसे खुला छोड़ दिया। इससे शरारती टोटेनहॉट्स की चीखें और लगातार हंसी भी अंदर आ सकती थी जब वे बाहर खेलते थे, लेकिन डोरोथी और ओजो अपनी यात्रा से थके हुए थे, इसलिए जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। टोटो ने अपनी आंखें खुली रखीं और जब भी बाहर के जीवों द्वारा की जाने वाली शोरगुल बहुत ज्यादा हो जाती, तो वह धीमी, धमकी भरी गर्जना शुरू कर देता और बिजुका और पैचवर्क गर्ल दीवार से टिककर रात भर फुसफुसाते हुए बातें करते रहे। दिन निकलने तक किसी ने भी यात्रियों को परेशान नहीं किया। जब उस जगह के मालिक टोटेनहॉट ने आकर उन्हें अपना परिसर खाली करने के लिए कहा,